पुरानी हवेली में आत्माओं का वास। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा जैसलमेर पहुंचकर एक चाय की दुकान पर रुकते हैं और चाय पीने के लिए नीचे उतरते हैं। तभी वो कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं कि पुरानी हवेली में कुछ है, लेकिन कोई भी हवेली के बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। प्रोफेसर मिश्रा किसी से जब पूछते हैं तो उनको खतरे की बात बताकर वो टाल देता है। तभी प्रोफेसर मिश्रा के पास सौरभ का फ़ोन आता है और वो सौरभ को उस समय तक की सारी बातें बताते हैं। और सौरभ का फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के बाद वो उस आदमी की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे उन्हें कुछ आशा होती है कि वो उन्हें कुछ ज़रूर बता सकता है। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे प्रोफेसर मिश्रा उस आदमी के पास पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं, भाई साहब, क्या आप मुझे पुरानी हवेली के बारे में कुछ बता सकते हैं? आखिर सब लोग उसका नाम सुन के इतना डर क्यों रहे हैं? जैसे ही वो आदमी प्रोफेसर मिश्रा का सवाल सुनता है, पहले तो वो प्रोफेसर मिश्रा को बहुत ध्यान से देखता है और फिर अपना मुंह घुमाकर बैठ जाता है। ये बात प्रोफेसर मिश्रा को थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा हार कहाँ मानने वाले थे। वो बस किसी भी तरीके से इस बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर मिश्रा दोबारा से उस आदमी से पूछते हैं, भाई साहब, मैंने आपसे कुछ पूछा है, मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आप मुझे उस पुरानी हवेली के बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं? बस इतना बता दीजिए कि ये सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं। आपसे मैंने पूछा तो आपने भी अपना मुंह घुमा लिया। ऐसा क्या है उस पुरानी हवेली में? वो आदमी दोबारा से प्रोफेसर मिश्रा की ओर घूरता है और फिर उन्हें घूर कर देखता है और फिर उन्हें बताता है, आप यहाँ नए लगते हो। खैर, आप जानना चाहते हो तो सुनो। आत्माओं का वास है उस हवेली में और सब लोग डर इसलिए रहे हैं क्योंकि वहाँ की जो भी बात करता है या जहाँ पर भी उस बात का जिक्र होता है, वो वहाँ अपना डेरा डाल सकते हैं। कुछ खतरा उस जगह पर हो सकता है। प्रोफेसर मिश्रा उसकी बातें सुनकर कुछ सोच में पड़ जाते हैं और फिर पूछते हैं, पर ऐसा क्यों? उनका वास तो उस हवेली में है ना, तो वो यहाँ बाहर क्यों आते हैं? वो आदमी कुछ मजाक में कहता है, वो मेरे चाचा लगते हैं, मेरे तो मिलने वाले हैं ना, इसलिए मुझसे मिलने चले आते हैं। और बाकी क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं उनसे पूछकर बताता हूँ। क्या यार भाई साहब, खाली में दिमाग खराब कर रहे हो आप मेरा। मुझे कैसे पता होगा कि वो बाहर क्यों आते हैं? प्रोफेसर मिश्रा थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं, लेकिन फिर पूछते हैं, वो आत्माएं कौन हैं और उस हवेली पर ये आत्माएं कैसे? वो आदमी वहाँ से उठ जाता है और अपने कपड़े झाड़ते हुए गुस्से में कहता है, देखो भाई साहब, मुझे नहीं पता कि क्या है और क्यों है। मुझे मारने का शौक नहीं है। आपको है तो आप पता कर लो अपने तरीके से, और ना तो मुझे कुछ पता है, और जो पता भी है तो मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। माफ़ कीजिए, फिर मुलाकात होगी। खंबा घड़ी। प्रोफेसर मिश्रा उस आदमी की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, घड़ी खंबा, और शुक्रिया भाई साहब इतनी मदद करने के लिए। वो आदमी इसके आगे एक शब्द भी बिना बोले वहाँ से चला जाता है और प्रोफेसर मिश्रा वहीं खड़े होकर उस बारे में निशब्द कुछ सोचने लगते हैं। उनके मन में रह रहकर यही बात आ रही थी कि आखिर वो आत्माएं कौन हैं और कहाँ से आई हैं। खैर, अब क्योंकि कोई भी लोग वहाँ बताने को तैयार नहीं थे, तो बस एक ही रास्ता था कि ठाकुर सम्राट सिंह जी के यहाँ जाया जाए और वहाँ उनकी पुश्तैनी किताब के जरिए कुछ पता लगाया जाए, या ठाकुर सम्राट सिंह जी से पूछा जाए। क्या पता वही कुछ बता दें। प्रोफेसर मिश्रा चाय के पैसे पे करके तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और ठाकुर सम्राट सिंह जी की हवेली की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि जो कुछ उन्होंने कल देखा था जब वो सौरभ के साथ यहाँ आए थे, तो जाते समय उनको कुछ दिखाई दिया था। शायद वो फिर से दिखाई दे जाए, पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह की हवेली पर पहुंच जाते हैं और हवेली के बाहर से ही ठाकुर साहब को फ़ोन करते हैं। फ़ोन पर ठाकुर साहब कहते हैं, हेलो जी प्रोफेसर साहब, कहाँ पहुँचे आप? प्रोफेसर साहब कहते हैं, बस यहीं आपकी हवेली के बाहर ही खड़ा हूँ। मैंने सोचा पहले आपको फ़ोन कर लूँ, फिर अंदर आता हूँ। ठाकुर सम्राट सिंह अपने कमरे से नीचे की ओर आते हुए कहते हैं, अरे प्रोफेसर साहब, आप मेहमान हैं हमारे, आपकी खातिरदारी करना हमारा फ़र्ज़ है। और जब हमने आपको खुद बुलाया कि आप हमारे यहाँ रुकेंगे, तो फिर इसमें हिचक कैसी? आपको तो सीधा अंदर आना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि कहाँ है ठाकुर साहब, हम उनके शाही मेहमान हैं।
प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर साहब की बातें सुनकर हंस देते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। देखते हैं कि ठाकुर साहब पहले से ही नीचे बैठे हैं। इतना शांत स्वभाव, कोई घमंड नहीं, जरा सा भी अभिमान नहीं। प्रोफेसर मिश्रा के मन में फिर से वही बात आती है कि कोई ऐसा इंसान कैसे कर सकता है कि वो अपने ही बेटे को। ठाकुर साहब प्रोफेसर मिश्रा को आवाज लगाते हुए कहते हैं, अरे प्रोफेसर साहब, क्या हो गया? किस सोच में खो गए? वहीं खड़े होकर सब कुछ सोचते रहेंगे या अंदर भी आएंगे आप? हम तो आपकी कब से राह देख रहे थे। कहाँ हमने सोचा था कि आप 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कहाँ आपने तो 2 बजा दिए। प्रोफेसर मिश्रा अपने विचारों से बाहर आते हुए ठाकुर साहब की बात सुनते हैं और ठाकुर साहब की ओर बढ़ने लगते हैं। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर साहब से कहते हैं, ठाकुर साहब आप कैसे हैं? आपको पता है, आपका व्यक्तित्व तो मुझे बहुत भा गया है। आप इतने बड़े राजघराने के होकर भी सभी लोगों से इतना अच्छा व्यवहार, मतलब जो इतने बड़े लोग होते हैं ना, उनको बहुत घमंड होता है, पर आप में तो वो लेस मात्र नहीं लगता। ठाकुर साहब हंसते हुए कहते हैं, अरे प्रोफेसर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ऐसे ही हैं। कभी हमें हमारी माँ ने ये संस्कार ही नहीं दिए और ना हमने अपने बच्चों को दिए। घमंड किस बात का? और अगर घमंड है तो आप बड़े किस बात के? खैर, राजघराना हुआ करता था एक समय पर, लेकिन अब तो राजतंत्र ही नहीं तो राजा का क्या काम। एक बार फिर ठाकुर साहब की बातों ने प्रोफेसर मिश्रा का दिल जीत लिया था और उन्हें वहीं से बात सोचने पर फिर से मजबूर कर दिया था। ठाकुर साहब प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, वैसे प्रोफेसर साहब मानना पड़ेगा, आपकी हिंदी बड़ी ज़बरदस्त है। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर साहब की बातें सुनकर हंस देते हैं और कहते हैं, वो तो आपकी भी अच्छी है। ठाकुर साहब, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? ठाकुर सम्राट सिंह कहते हैं, हाँ बिल्कुल पूछिए, लेकिन उससे पहले आप बैठ जाइए, थोड़ा सा सांस ले लीजिए, क्योंकि आप अभी इतनी लंबी जर्नी करके आए हैं, थक गए होंगे। तो हम नहीं चाहते कि आप हमसे बात किए बिना ही रात में सो जाएं। भाई, हमें तो देर रात तक जगने की आदत है। प्रोफेसर साहब सोफे पर बैठ जाते हैं और वो बाहर लोगों की जो बातें सुनकर आए थे उस बारे में पूछना ही चाहते हैं, लेकिन कुछ सोचकर प्रोफेसर साहब अपनी बात बदल लेते हैं और पूछते हैं, ठाकुर साहब, क्या आप यहाँ अकेले ही रहते हैं? मतलब आपकी पत्नी, बच्चे या पोते सब कहाँ हैं? ठाकुर सम्राट सिंह थोड़ा दुखी मन से कहते हैं, देखिए प्रोफेसर साहब, पत्नी श्री का तो स्वर्गवास हो गया, तो वो इस दुनिया में नहीं है। और रही बात बच्चों की, तो शेखर के बारे में आप जानते ही हैं, और उसके अलावा हमारे 2 बेटे और 1 बेटी है, लेकिन वो विदेश में बस चुके हैं, यहाँ कोई नहीं रहना चाहता। प्रोफेसर मिश्रा रिग्रेट होते हुए कहते हैं, सुनकर दुख हुआ। वैसे आपको एक बात पता है कि आप बहुत अच्छे हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। अगर हम अच्छे होते तो हमारे बच्चे हमें यूं छोड़कर नहीं जाते। शेखर हमारा सबसे बड़ा बेटा, वो भी हमें छोड़कर चला गया। प्रोफेसर मिश्रा बीच में ही इंटरफेयर करते हुए कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, छोड़कर चला गया या आपने निकाल दिया? ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, मैं अपने बेटे को क्यों निकालूंगा? शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है प्रोफेसर साहब, बात कुछ और थी या आपको बताया कुछ और गया है। खैर, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, और अभी थोड़ा चाय नाश्ता हो जाए। हमें लगता है कि आपने नाश्ता भी नहीं किया है आज। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, हाँ आपने सही पहचाना, मैंने नाश्ता नहीं किया है आज। लेकिन आपको कैसे पता? ठाकुर सम्राट सिंह जी कहते हैं, हमें पता है आपने नहीं किया है, हम सब जानते हैं। चलिए, हम तुरंत आपके लिए कुछ मंगवाते हैं, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। आइए, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह प्रोफेसर मिश्रा को कमरे में लेकर जाते हैं और वहाँ अपने सर्वेंट को बुलाकर उनका सामान रखवा देते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी सामान रखवाने के बाद प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, देखिए प्रोफेसर साहब, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बस हमें बुला लिया करना, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। और ये ज़रा भी मत सोचिएगा कि हम राजघराने के हैं। अरे भाई, हम भी आपके ही जैसे इंसान हैं, कोई हीरे जवाहरात तो हम में जड़े नहीं हैं। खैर, आप तुरंत फ्रेश हो जाइए, फिर नीचे आ जाइए। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर साहब को हाँ बोलने के बाद अपना कमरा लॉक कर लेते हैं और तुरंत सौरभ को फ़ोन लगाते हैं। सौरभ तुरंत उनका कॉल रिसीव कर लेता है।
सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से फ़ोन पर कहता है, हेलो सर, आपकी तबीयत ठीक है ना? और कुछ पता चला आपको? प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, सौरभ, बहुत ज़्यादा डीपली अभी कुछ नहीं पता चल पाया, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता चल गया है कि उस पुरानी हवेली में आत्माओं का वास है। अब वो आत्माएं कौन हैं, क्या हैं, कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई भी यहाँ उन सब के बारे में बात करना ही नहीं चाहता। जिससे भी वहाँ के बारे में पूछूं, उसके चेहरे पर डर पहले ही आ जाता है और कुछ भी बताने के लिए साफ मना कर देता है। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा की बातों का जवाब देता है, ये तो बहुत खतरनाक बात सामने आई है, लेकिन इसके आगे की जानकारी कैसे मिलेगी हमें? क्या आप ठाकुर सम्राट सिंह जी की हवेली पहुंच गए? प्रोफेसर साहब सौरभ से कहते हैं, हाँ, मैं पहुंच गया हूँ और अभी मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। सौरभ प्रोफेसर साहब से कहता है, तो सर, आप ठाकुर सम्राट सिंह जी से क्यों नहीं पूछ लेते? क्या पता उन्हें इस बारे में पता हो? प्रोफेसर साहब कहते हैं, ज़रूर पता होगा उन्हें, पर मैंने अभी तक उनसे इस बारे में नहीं पूछा। जब कोई भी लोग बताना नहीं चाह रहे तो क्या पता उन्हें भी यही डर हो और वो भी मुझे ना बताएं। मैं बस सही मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे वो मौका मिलेगा मैं उनसे पूछ लूँगा। ये क्या पता मुझे उस किताब में से कुछ पता चल जाए। चलो अब मैं नीचे जाता हूँ और इसके आगे की बात मैं रात में करता हूँ तुम्हारे साथ। इतना बोलने के बाद प्रोफेसर साहब फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं और नीचे ड्राइंग रूम में वापस चले जाते हैं। क्या प्रोफेसर साहब पता लगा पाएंगे उस पुरानी हवेली का राज? क्या ठाकुर सम्राट सिंह उन्हें बताएंगे या किताब करेगी उनकी मदद? प्रोफेसर मिश्रा ने सौरभ को वहाँ रहकर नर्स के बारे में पता लगाने को कहा है। क्या सौरभ पता लगा पाएगा नर्स की सच्चाई और विनय का फ़ोन नंबर उसके बैग में मिलने का राज? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।